जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा आपने विश्वास किया बिल्कुल पेपर वैसा ही आया। बहुत से बच्चे ये कहते हैं पेपर सरल है, मैं ये कहूँगा पेपर स्टैंडर्ड का है। आपको सरल लगता है क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी बहुत शानदार रही। चलिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 2022 के भूगोल फेस्टिवल यानी भूगोल के पेपर पर बात कर लेते हैं। 2022 का पेपर आज आप देकर आए हो, बहुत प्यारा पेपर गया है। आज हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी साथ में ही बात कर लेते हैं भी किस प्रकार के उत्तर आपने लिखे हैं। पैटर्न सब कुछ पहले ही बता चुका था। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने और इसका सही उत्तर कौन सा है? झीलों और तालाबों के चारों ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी पहले का सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या, इसका उत्तर भी सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रवास का अपकर्ष कारक है। याद कीजिए, आपने पेपर जब दिया होगा तो जरूर आपको आपका ये अपना प्रिय चैनल याद आ रहा होगा। जो प्रश्नों का हमने यहाँ पर अभ्यास किया चैनल के ऊपर, वैसे के वैसे ही प्रश्न याद कीजिए। मैंने आपको कहा था ये प्रश्न वन लाइनर है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है वन लाइनर में आ सकता है। जैसे जैसे कहता गया पेपर शायद छपता गया आपकी विश्वास की वजह से। कहा था प्रवास का प्रश्न आना है, अपकर्ष या प्रतिकर्ष में से आना है, आया। और नवनिश्चयवाद किसने दिया? कहा था आएगा, आया। प्रवास का अपकर्ष कारक है, कौन सा है इसमें से? काम के बेहतर अवसर, यानी द ऑप्शन इसका सही रहा। अगला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? अच्छे से याद है आपको, सीमा सड़क संगठन, यानी ब ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का छठा, ज्ञान आधारित उद्योग है, कौन सा है? सॉफ्टवेयर उद्योग है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से लोह अयस्क का प्रकार है। लोहा अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। याद कीजिए, मैंने कहा था, याद रखिएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है और लोहा का जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, तो इसका भी सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। कहा था रबी और खरीफ में से एक फसल का प्रश्न आना ही आना है। खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से? चावल, यानी द ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? 1102 याद आ गया होगा तुरंत, क्योंकि रटे हुए हैं, बिहार, ब ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान भी अपनों से बच के नहीं जा पाए। पहला प्रश्न, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात का कौन सा देश था? याद कीजिए, लेटिविया। लेटिविया। थोड़ा बहुत अगर लिखने में त्रुटि हो गई है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत बार बार पढ़ा 1911 में। जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया। अलवर जिले में चलाया गया। चारों बहुत ही प्यारे प्रश्न। अति लघुतरात्मक में बात करें तो आप देखिए कि संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण बताइए। आपको कहा था चाहिए व्यक्तिगत और जो सार्वजनिक वाली है वो टेबल याद रखना, प्रश्न आएगा उसमें से। तो दो उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछ लिए गए, दो उदाहरण बताने हैं, लेकिन किसके? व्यक्तिगत। याद कीजिए, इसका उत्तर आप चाहे पत्र लिखें, आप टेलीफोन लिखें, आप तार लिखें, फैक्स लिखें, ईमेल लिखें, इंटरनेट लिखें, इनमें से कोई दो लिखने थे। पत्र, दूरभाष या टेलीफोन, तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सारे संचार के व्यक्तिगत साधन रहे। उसके बाद में प्रश्न का फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? फुटकर व्यापार पर टिप्पणी तैयार की थी अपनों ने। याद कीजिए, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी वो दुकानें, चाहे आप अपनी भाषा में लिख दे, वो दुकान जो डायरेक्ट उपभोक्ता को यानी लोगों को या कंज्यूमर को चीजें बेचती है, वो फुटकर व्यापारी कहलाता है और ये सिस्टम फुटकर व्यापार कहलाता है।
किताबी भाषा की बात करें तो वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय यानी बेचने से संबंधित है वो फुटकर व्यापार है, वो कहलाता है। यानी डायरेक्ट जैसे अपने किसी दुकान पर जाकर सामान खरीदते हैं तो हम क्या हो गए, रिटेलर हो गए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरे का तीसरा, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न। स्थिर यानी पॉपुलेशन स्थिर है, तो इसका पॉपुलेशन में आपने दो शब्द पढ़े हैं, एक होता है जन्म दर और एक होता है मृत्यु दर। इसके हिसाब से प्रश्न का जवाब देना था कि जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है, जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। बस ये लाइन लिखनी है इसका उत्तर, और एक में से एक पाना है। अगला प्रश्न है कि आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किस परिवहन प्रणाली का सुझाव देंगे? तो बहुत ही आसान सा उत्तर था इसका, आपको पता है, पाइपलाइन परिवहन। प्रश्न बहुत प्यारे हैं, आपको याद है तो आपको सब इजी लग रहा है, पाइपलाइन परिवहन। अगला प्रश्न था खंड ब का पहला, कि ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? किन्हीं दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो सीधी सी बात है, अभी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम आपको यहाँ बताने थे, चाहे आप सौर ऊर्जा लिख दें, आप पवन ऊर्जा लिख दें, आप जल ऊर्जा लिख दें, आप भूतापीय ऊर्जा लिख दें, और जैव भार बायोमास, इनमें से कोई दो आपको नाम लिखने थे बस, और कुछ नहीं। 3/4 अब आपको समझ में आ रहा है ना भी भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, यहाँ शब्द सीमा क्या बात मायने रखेगी, यहाँ तो जो उत्तर आ रहा है वो आना चाहिए। अगर आपने 1 नंबर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा दो शब्द भी लिख दिए तो आपको 1.5 में से 1.5 मिलेंगे। अब आप ये सोचेंगे अच्छा 1.5 नंबर का है तो 2-3 पेज भरें, ऐसा नहीं होता, या 3-4 लाइनें भरें, ऐसा नहीं होता। भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण लिखिए। अब आपके पढ़े हुए हैं कौन सा है? आपके रानीगंज पढ़ा हुआ है, आपका झरिया पढ़ा हुआ है, आपका सिंगरौली पढ़ा हुआ है, अंकलेश्वर है, या वो कोई भी जहां पर खनिज मिलता है, जरूरी नहीं जो किताब में लिखा है वही, कोई भी 2 खनन नगर यानी जहां खनिज निकलता है वो 2 जगह के नाम भरने हैं आपको, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर खनिज के हिसाब से कोई ऐसी लोकेशन भर दी जो किताब में नहीं लिखी है लेकिन टीचर को पता है भी वहां खनिज मिलता है तो वो आपका सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना, 1.5 मिल जाएंगे आपको। प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम लिखिए। याद कीजिए मैंने कल परसों ही आपको ये बताया था भी प्रवास के परिणाम, एक जो कल वाली क्लास में ही बताया था भी प्रश्न किस प्रकार से लिखने हैं जब उत्तर नहीं आए। जैसे मैंने कहा था भी हमने वीडियो डिस्कशन में तो सब कुछ किया लेकिन आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो शीट दी उसमें डायरेक्ट ये नहीं था आर्थिक परिणाम, ये कल मैंने बताया था आपको अपने लेक्चर के अंदर ये बात भी 2 आर्थिक परिणाम आ गए। तो मैंने कहा था अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, यही उदाहरण दिया था, याद कीजिए भी प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम लिखिए, या आर्थिक परिणाम आप वीडियो सुन लीजिएगा। और मैंने कहा था हुंडी वाली बात लिख देना, हुंडी वाली बात यानी इसके अंदर 2 परिणाम आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है परिणाम सकारात्मक नकारात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं लिखा भी सकारात्मक लिखो या नकारात्मक, आपकी मर्जी है, कोई भी आप इसमें से लिख सकते थे। जैसे एक तो इसका परिणाम क्या है भी प्रवासियों द्वारा जो भेजी जाने वाली हुंडी है उससे वो अपने घर के खर्चे चलाता है, लड़की की शादी करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी करता है, ये बात आप लिख सकते हो। और इससे क्या होता है, गंदी बस्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। तीसरा ये है भी इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि विकास में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार के कोई भी 2 परिणाम आपने लिखे हैं तो आपको पूरे 1.5 में से 1.5 नंबर मिलेंगे। टीचर जब कॉपी जांचता है तो उसके पास आंसर शीट आती है, यानी थोड़े थोड़े उत्तर लिखे होते हैं उनको, और साथ में एक लाइन लिखी आती है भी इनके अलावा वो कोई भी बात जो सही हो सकती है उसके आधार पर नंबर दिए जाएं। इसका मतलब ये होता है भी आपने कोई अपने विवेक से आपको अपने क्षेत्र में कोई चीज लगी उसका उत्तर दे दिया लेकिन वो बुक में नहीं लिखी हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो आपकी बात गलत है, आपने अपने विवेक से सही समझकर सही जवाब दिया लेकिन वो उत्तर किताब में नहीं है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं? किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। याद कीजिए मैंने कहा था भारत की कृषि की समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भी उस चैप्टर से बड़ा प्रश्न नहीं आना है तो उसने क्या किया, एक पॉइंट से लास्ट जो पॉइंट है भू निम्नीकरण वाला वहां से उठाकर ये प्रश्न दे दिया। इसके अंदर आप लिख सकते हो भी 2 कारकों के नाम ही तो लिखनी है, जैसे एक लिख दिया जलाक्रांता यानी आप बाढ़ लिख सकते हो,
दूसरा आप लिख सकते थे लवणता, लिख सकते थे, लवणता लिख दीजिए। तीसरा आप जो मृदा अपर्दन है, मृदा क्षार जो है वो आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से कोई दो नाम है वो चीज यहां आपको लिखनी थी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ ये प्रश्न है भी, ये फर्स्ट बुक से है, सेकंड बुक से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें क्या लिख सकते हो, दो प्रकार पूछे हैं आप। सहंत, एक तो सहंत लिख सकते हो, सहंत लिख दीजिए, गुच्छित लिख दीजिए, संकुलित शब्द लिख दीजिए। दूसरा आप अर्धगुच्छित लिख सकते हो। तीसरा आप पल्लीकृत लिख सकते हो, परिक्षिप्त लिख सकते हो, एकांकी लिख सकते हो। तो इनमें से कोई दो नाम आपको यहां पर देने थे, चाहे फर्स्ट बुक के हिसाब से दे दो, सेकंड बुक के हिसाब से दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनमें से कोई दो लिखे तो नंबर मिल जाएंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे ने वर्गीकरण के आधार वाले दे दिए हों भी जो व्यवसाय के आधार पर या दूसरे टाइप्स के आधार पर दे दिए, तो वो टीचर की मर्जी है, वो उसको सही मानते हुए नंबर दे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पर्यावरण या निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, याद कीजिए अपनी शीट में हमने इसकी परिभाषा देकर ये पूछा था इसे क्या कहते हैं, और ये आ गया भी ये क्या कहते हैं, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो दोनों तरीके से करनी होती है। याद कीजिए वो परिभाषा, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण या निश्चयवाद कहा जाता है। या सीधा अगर आपने अपनी भाषा में भी, यानी जब व्यक्ति सब कुछ पर्यावरण के अनुसार करता है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है। अगर इस प्रकार से भी लिखा है तो आपको टीचर है वो नंबर दे देंगे। उसके बाद है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों के नाम लिखिए। तो आपको याद होंगे ये चीजें कर चुके हम। एक हो गई जैसे मांग हो गया, दूसरा हो गया परिवहन, मांग और परिवहन, इसके उत्तर हो गए दो कारक। उसके बाद ग्रामीण बस्तियों की कोई दो समस्याएं बताइए। पूरी खूब सारी समस्याएं आपको शीट के अंदर बताई गई थी, जैसे जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, शौचालय और कूड़ा कचरा निस्तारण की समस्या रहती है, वहाँ सिंचाई की सुविधा रहती है गांव के अंतर्गत, साफ पानी नहीं मिल पाता, जल प्रदूषित मिलता है जिससे हैजा प्लेग कई बीमारियां हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी दो आपको भी गाँव के अंदर क्या समस्या रहती है उसके आधार पर कोई भी दो बात लिखनी है। किताब में भले ही क्या लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थिक भूगोल के तीन उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। बहुत बार रिपीट किया इस प्रश्न को, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन मार्केटिंग भूगोल, पर्यटन भूगोल। इनमें से कोई भी आपको केवल तीन नाम लिखने थे आधे आधे नंबर के, सिर्फ नाम। देखिएगा ना, 1.5 नंबर के भी प्रश्न है वो वन लाइनर की तरह है, कोई बड़ी चीज नहीं पूछी जा रही है आपसे। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, बाह्य स्रोतन को आउटसोर्सिंग आया है ना, आउटसोर्सिंग आपने पढ़ा है, आउटसोर्सिंग को स्पष्ट कीजिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, काम को ठेके पर देना, काम को ठेके पर देना। इसने कहा 1.5 नंबर का है, क्या थोड़ा समझा दीजिए, यानी एक लाइन में बात क्लियर कर दें। क्या दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना या काम ठेके पर देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। यानी खर्चा कम हो और काम हो जाए, वो काम किसी से करवाया जाता है ठेके पर, वो बाह्य स्रोतन कहलाता है। इस प्रकार से अपने तरीके से जो भी आपने लिखा। उसके बाद है कि सन्नगर से आप क्या समझते हैं। अब इसमें आप क्या क्या हो सकता है, एक तो कुछ भी नहीं, तो सन्नगर ये शब्द किसने दिया, ये आपको याद होगा 1915 में पैट्रिक गिडीज ने दिया था। अगर कुछ भी नहीं आता तो ये लिख के आए होंगे आप जरूर, और लिखना भी चाहिए था, हमने बार बार अभ्यास किया। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते थे, सबसे अच्छा उत्तर ये है, विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। सन्नगर विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र है वो बन जाता है, उसे ही सन्नगर कहा जाता है। कुछ नहीं आ रहा था तो इतना 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया, तब भी आपको टीचर 1.5 नहीं तो 1 नंबर जरूर देंगे आपको। उसके बाद सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको पता है वर्ष भर जो 183 दिन से अधिक काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है, और जो 183 दिन से कम करता है वो सीमांत श्रमिक। प्रश्न की भाषा गौर कीजिए, आप सोच रहे हो सिंपल सा प्रश्न, स्टार्टिंग में क्या लिखा है सीमांत और बाद में क्या लिखा है मुख्य श्रमिक। जबकि आप पढ़ते हो तब पहले क्या था मुख्य श्रमिक और बाद में क्या था सीमांत श्रमिक। पेपर बनाने वाले ने एक शब्द आगे और एक पीछे कर दिया ताकि बच्चे की आईक्यू का जांच है वो कर सके। आप कह रहे हो भी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मुख्य से ये चीजें भी मायने रखती है मुख्य, क्योंकि कहीं सीमांत लग के और आपके ये लाइनों भी 183 से अधिक नहीं,
मुख्य श्रमिक है वो 183 से अधिक दिन काम करता है साल भर में, और सीमांत होता है वो 183 दिन से कम काम करता है। अगर 6 महीने वाली बात लिखी है तो भी सही है, भी 6 महीने से अधिक काम करता है तो मुख्य है, और 6 महीने से कम करता है तो वो सीमांत श्रमिक है। उसके बाद में आप प्रश्न देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। आप याद कीजिए, आपकी शीट के अंदर यही प्रश्न दिया है और उसके अंदर यही बात लिखी हुई है भी 3 विशेषताएं भी सिंचाई और बहुउद्देशीय प्रयोजन यानी पीने के जल है वो शामिल होना चाहिए। पेयजल है वो सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भूमि जल के शोषण को सीमित और नियंत्रित करने के उपाय होने चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार की कोई 3 विशेषताएं, यानी एक तरीके से हर लाइन में एक एक बात लिखो, चाहे वो लाइन पूरी भरे चाहे कम भरे, अपने आप उसमें से एक में से एक यानी 3 में से 3 मिलता है। उसके बाद याद कीजिए, ये प्रश्न भी आपको बताया हुआ भी वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ है वो लिखिए, और सारा उत्तर आपको बता रखा भी पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है, फ्लोराइड नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करता है, भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। तो इस प्रकार की कोई भी, इतनी बातें बोल ली मैंने, उनमें से कोई 3 लिखनी थी। तो देखिए कितने छोटे छोटे से उत्तर हैं और नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। किसी ने आपको कहा है नंबरों के आधार पर भी अंक मिलते हैं, तो वो नंबरों के आधार पर नहीं, पेज भरने के आधार पर नंबर मिलते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। उत्तर में दम होना चाहिए, और जो बात पूछे जिस चीज का नंबर है वो कॉपी के अंदर होनी चाहिए। यही RAS IAS की जो कॉपी होती है उसमें होता है सिस्टम। उसके बाद है कि कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के बारे में आपको बताना है। अब आप मुझे ये बताइए भी ये प्रश्न आप किस चैप्टर के आधार पर है वो इसको कर रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, आपका जो निर्माण उद्योग वाला जो चैप्टर है यानी फर्स्ट बुक का, कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो कोई भी, चाहे वो कृषि आधारित वाला, खनिज आधारित वाला, किन्हीं भी 3 उद्योगों को बारे में आपको समझाना है। भी कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित उद्योग होते हैं, उनमें से किन्हीं 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। और उसके बाद विनिर्माण किसे कहते हैं, आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की बात कीजिए। जब बात आकार की आ जाती है तो आकार के आधार पर आपने पढ़ा है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, उनमें से किन्हीं 2 के बारे में बताना है। और विनिर्माण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको देनी है। ये चीजें हम क्लियर कर चुके थे। शाब्दिक अर्थ इसका हाथ से बनना होता है। तो कहीं कोई आप कहें भी पैटर्न, बिल्कुल लगभग पैटर्न फॉलो होता है, और कहा 20-25% चेंज होता है। याद कीजिए मैंने आपको कहा था 100% भूगोल या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है 20-25% का। ये आप भी अब समझ लीजिए और भविष्य में दूसरे बच्चों को समझाइए। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में लगभग हो जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में लगभग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आ जाता है। फिर है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं और समझाइए उनको। तो जनसंख्या परिवर्तन को आपको अच्छे से पता है कितने घटक थे, 3 घटक हैं, उनके बारे में बताना था। जन्म, मृत्यु और प्रवास के बारे में, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना था। यहाँ पर और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चाहे अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर की उनकी सूत्र लिख सकते थे, और प्रवास के बारे में थोड़ी बहुत उसके अंदर बात आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उनके बारे में सारा पहले क्लियर कर चुका हूं, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। आगे हम नक्शा भी कर लेंगे। भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति और वितरण की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी कहाँ स्थित है ये, और उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी। यहाँ चीनी उद्योग है, उसके अंदर किन किन चीज़ों की कहाँ कहाँ पर उसका वितरण है, ये चीज़ें बतानी थी। उसके बाद भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की, ऊपर जनसंख्या वितरण का था और उद्योगों की स्थिति, या अच्छे से आपको क्लियर था भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी आएंगे और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी आएंगे, क्योंकि भूगोल इनके बगैर अधूरी है। तो अपने आप इन दोनों में से कोई एक करना था। जो खंड स उसमें से भी एक एक करना था, इसमें भी एक एक करना था। अगला प्रश्न आपका 20वां,
गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, आपको अंतर करवा चुके थे, इसके आधार पर बताना था। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, ये हम कर चुके थे। परिभाषा 1 नंबर की है, विशेषताएं 1.5 नंबर की, यानी 3 विशेषताएं लिखनी थी और कुछ क्षेत्रों के नाम इसके अंदर आपको बताने थे। बड़े प्रश्न है, आपने अगर जिस हिसाब से लिखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत। अब उसके बाद में बात करें, आप प्रश्न है कि भारत के रेखा मानचित्र में तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित कीजिए। इसमें आपने देखा भी राजस्थान के अंदर ये पेपर हो रहा है, बच्चों को फायदा मिले तो खेतड़ी, उदयपुर और भीलवाड़ा, खेतड़ी, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये तीनों ही कहाँ की लोकेशन दे दी, खेतड़ी, उदयपुर और भीलवाड़ा, और तीनों ही राजस्थान की दे दी, ताकि बच्चा राजस्थान का निवासी है उसको इतना तो पता ही है, भी फायदा हो जाएगा। और तीनों को ही हम नक्शे के ऊपर कर चुके हैं। सिंह भूमि झारखंड के अंदर है, वो भी आपको अच्छे से दिमाग में है भी ये कहाँ है। और कई बार क्या होता है, नक्शे के अंदर अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई है तब भी मैं आपको कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। सिंह भूमि हो गई, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे चलो, और इसमें आपने एक चीज़ देखा, प्रश्न में क्या पूछा, तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ तांबा मिलता है, तो इसको अगर हम नक्शे के ऊपर देखें तो आप देखेंगे ये वर्ल्ड का आ गया मैप, ये इंडिया वाला आ गया, इसमें आपको लोकेशन भरनी थी, ये अपना राजस्थान आ गया। तो राजस्थान में लगभग आप इसके हिसाब से रखते हुए यहाँ पर ये हो गया अपना खेतड़ी हो गया। उसके बाद आपसे भीलवाड़ा पूछा है, तो ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर करते हुए और यहाँ से ये नीचे करते हुए यहाँ पर ये आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ आप भीलवाड़ा कर दें, इसके पास ही यहाँ पर आप उदयपुर कर दें। और इधर उस गुजरात वाली लाइन में अगर आपने इधर इस साइड में कहीं भी सिंह भूमि लिखा है, सिंह भूमि यहाँ इस साइड में लिखना था आपको, तो आपको सही हो जाएगा। थोड़ी बहुत कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो अगर आपका पहले का पेपर अच्छा है तो टीचर लाभ दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा रहना भी कोई न कोई फ़ायदा जरूर ही मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके बाद आप वर्ल्ड वाला मैप देखें। वर्ल्ड वाला मैप जो है वो किस पर आधारित है, डेयरी उद्योग वाला। आपको मैंने बताया था भी या तो 10 देश या फिर 5वें चैप्टर से ही आपको नक्शा है वो तैयार करना है, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप 5वां चैप्टर जो आपका कृषि वाला था, प्राथमिक व्यवसाय वाला, वहां से ये क्वेश्चन लिया है, डेयरी कृषि के क्षेत्र। और आप देखेंगे भी वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तरी पूर्वी यूरोप है, और दूसरा स्थान है वो कनाडा का आता है, और तीसरा क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का आता है। ये भी आपने तैयार किया होगा तो आपने देखा होगा, और वही चीज यहाँ नक्शे के ऊपर है वो आपसे पूछ ली गई। अगर आप नक्शा भरना चाहें तो इस प्रकार से थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अब ये मैप मेरे पास अलग प्रकार का है। अब आप यहाँ देखिए, ये इस प्रकार से यानी बड़ा मैप है यहाँ पर। अब आप अगर इस लोकेशन के अंदर आप देखेंगे तो आपसे एक तो क्या पूछा हुआ है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय, एक तो न्यूजीलैंड पूछा है। तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड कहाँ है, ये है न्यूजीलैंड, तो इस जगह यहाँ न्यूजीलैंड भरना था। दूसरा आपके पास क्या है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो ये है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपको कोई मार्क करके या यहाँ पर लिख देना था भी दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपसे क्या पूछा है, यहाँ न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी। उसके बाद आपसे पूछा है यहाँ एक उत्तरी पश्चिमी यूरोप, क्या पूछा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप पूछा है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, क्योंकि ये यूरोप आ गया अब, तो ये जो इलाका है यहाँ पर आप देखेंगे भी, ये जो इलाका है उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर, ये जो इलाका है यहाँ वाला, ये भी, ये सारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। उसके साथ आपसे क्या पूछ रखा है, कनाडा पूछ रखा है। तो आपको पता है अच्छे से भी कनाडा कहाँ पर है, कनाडा कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो आपको कहाँ लिखना था, यहाँ पर इस जगह आपको लिखना था भी ये कनाडा है। तो इस प्रकार से ये विषय वाले भरने थे। उम्मीद करता हूँ अब आप कहानी समझ गए होंगे भी किस प्रकार का प्रश्न है, पेपर है वो आपके यहाँ आया है। बहुत ही शानदार पेपर तैयार किया है, मैंने नहीं किया, जिसने भी किया उनको बधाई, बहुत प्यारा। और मुझे भी बहुत सी शुभकामनाएं मेरे साथियों ने फ़ोन कर करके दे रहे हैं, बच्चों के वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहे हैं, आप सबको बधाई। और ये सिर्फ आपकी मेहनत का फल है, गुरुओं की कृपा थी, आप सबके मोटिवेशन से काम करता रहा, चीज़ें निकालता रहा, आपको भेजता रहा।
कई साथियों के फ़ोन आए कि सर पहले ये लगता था, अभी क्या पता आप जो करवा रहे हो वो आएगा कि नहीं आएगा, कि सर आज यकीन हो गया भी रियल में आप दिल से मेहनत करते हो। अच्छा लगा उन सभी साथियों को, चाहे कोटा है, चाहे गंगानगर है, दौसा है, भरतपुर है, मेरे हनुमानगढ़ से भी साथियों के फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, चाहे नागौर है, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात भी है और उसके साथ साथ ऐसा लगता है भी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। बस आप सबका साथ और विश्वास बना रहे, मैं कोशिश करूंगा आपका हमेशा आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरता रहूं। चलिएगा, अच्छे से आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। कहते हैं स्टार्ट अच्छी तो अंत तो और ही शानदार अच्छा होगा। और एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हम तो त्योहार इंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल। अब कल एक दिन छोड़कर आपका हिंदी का फेस्टिवल है, उसके बाद एक दिन छोड़कर इंग्लिश का है, फिर आपका हिस्ट्री का फेस्टिवल है, उसके कुछ दिन बाद पॉलिटिकल साइंस का है, फिर आगे जाके हिंदी लिटरेचर का है, और बीच बीच में और भी छोटे एग्ज़ाम भी होंगे आप में से जिनके पास जो सब्जेक्ट होंगे। आप फेस्टिवल की तरह लीजिएगा, आनंद आएगा, डर खत्म हो ही चुका है आज। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और हम जीत रहे हैं, सपने सच कर रहे हैं। आपकी मेहनत को सैल्यूट। चलिएगा, फिर मिलेंगे नए मिशन के साथ कल से, तब तक जय हिंद, जय भारत।